जमीन का पावर क्या होता है? आजकल बहुत सारी जगहों पर आप लोग को सुनने को मिलता होगा कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो पावर के द्वारा आपको मिलने वाला है, या बहुत सारे डीड में आप लोग को देखने को मिलता होगा कि जो जमीन का खरीद बिक्री हुआ है वो पावर होल्डर के द्वारा हुआ है। ऊपर में विक्रेता का नाम है, फिर नीचे पावर होल्डर का नाम है, फिर क्रेता का नाम है। तो असल में ये पावर के द्वारा अगर खरीद बिक्री हो रहा है तो वो क्या है? पावर होल्डर को अधिकार है या नहीं है? हम लोग उस जमीन को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? पावर कैसे लिया दिया जाता है, मतलब अगर आप पावर का लेन देन कर रहे हैं, कोई आदमी पावर देना चाहता है या पावर लेना चाहता है, तो वो कैसे दे सकता है और कैसे ले सकता है? पावर के लिए क्या प्रावधान है? अब कोई लेन देन हो रहा है, कोई दस्तावेज बन रहा है, तो स्वाभाविक है उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान होगा, कानून होगा। तो वो कानून क्या है? क्योंकि कानून जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, बहुत सारी चीज हम लोग बोलचाल की भाषा में सीख तो लेते हैं, लेकिन जब हम समस्या में आते हैं और जब हम लोग खोजते हैं कि जो समस्या है उसका कानूनन प्रावधान क्या है, तो जो हम लोग बोलचाल में जानते हैं उससे हट करके प्रावधान होता है। इसलिए प्रावधान जानना बेहद जरूरी होता है। और अब बहुत सारी जगह पर लोग, पहले इतने जमीन खरीद बिक्री में लोग नहीं रहते थे, मतलब अभी कोई आदमी पैसा कमाता है तो उसका सबसे पहला टारगेट क्या होता है? जमीन लेना होता है। इसलिए उसको जानना आवश्यक हो जाता है कि जो हम लेन देन कर रहे हैं उसमें ये भी एक पार्ट है, इसलिए इसको भी समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है। सबसे तो पहले आपको ये बता दें कि ये मुख्तारनामा अधिनियम 1882 जो 24 फरवरी 1982 को 7 गजट के साथ प्रकाशित हुआ था। अब इसी को, जो मुख्तारनामा है, उसी को हम लोग पावर बोल रहे हैं। पहले का आपको बहुत सारा शब्द, खासकर जमीन में आप लोग को बहुत सारा जो शब्द है वो आपको उर्दू शब्द मिलता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। दोनों एक ही चीज है, मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटर्नी 1882 है, और उसी के द्वारा आज भी पावर का लेन देन हो रहा है। स्टेट अपने अनुसार, चूंकि जमीन का लेन देन रजिस्ट्री करने का अधिकार होता है स्टेट के पास, तो स्टेट अपने अनुसार हमेशा अमेंडमेंट करता रहता है। अभी कोई गजट बन गया है, कोई अधिनियम बन गया है, लेकिन उसका जो उसमें जो चेंजेस है वो समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा करते रहता है। जब तक कि नया अधिनियम नहीं आ रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन के द्वारा वो बार बार उस अधिनियम में कुछ ना कुछ जोड़ते रहता है या कुछ ना कुछ हटाते रहता है। सवाल ये है कि पावर कौन किसको दे सकता है? पावर लेन देन का क्या शर्त होगा? तो पहला शर्त होगा कि लेने और देने दोनों का जो एज है वो 18+ होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और जो पावर दिया जा रहा है वो अपने ही टाइटल का होना चाहिए। देखिए, बहुत टाइम क्या होता है, पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अभी थोड़ा कम हुआ है। लोग जमीन को लेकर बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, बच्चे अब देख रहे हैं और लोग सीख रहे हैं कि असल में जमीन का जो लेन देन हो रहा है उसमें कागज का क्या मतलब होता है। तो बहुत सारे लोग अब समझते हैं, लेकिन फिर भी पहले क्या होता था, अब कोई परिवार है और इस तरह का केस बहुत सारा चल भी रहा है और निरंतर आपको बहुत सारा केस इसका मिलेगा कोर्ट में। होता क्या था कि आपका कोई जमीन है जो आपके दादा का है, अब उनका 2 बेटा था, तो 1 एकड़ अगर जमीन है आपके दादा का, तो 2 बेटा है, तो आपका पिताजी का हिस्सा कितना हुआ? 50 डिसमिल हुआ। 1 एकड़ है तो 50 डिसमिल हो गया। और आप लोग 2 भाई हैं, तो 2 भाई है तो आपका हिस्सा कितना हो गया? 25 डिसमिल हो गया। लेकिन होता क्या था कि कोई आदमी उस व्यक्ति से, मतलब उसके परिवार से जिसका हिस्सा 25 डिसमिल है, उससे पूरा 1 एकड़ पावर ले लेता था, जो कि कानूनन रूप से गलत है, क्योंकि वो टाइटल से ज्यादा को ट्रांसफर कर दिया। टाइटल नहीं था, लेकिन क्या था, हम लोग लिखवा लेते थे, खरीद बिक्री हो जाता था। तो अब पुराने इस तरह का जो भी लेन देन हुआ है उस पर भी बहुत ज्यादा वाद, बहुत ज्यादा केस कोर्ट में आ रहा है। आप लोग देखते हैं कि सिविल का बहुत सारे लोग अब केस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि मेरा अधिकार का खरीद बिक्री हो गया। पहले खरीद बिक्री हो जाता था, पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब क्या है, लोग ऑनलाइन, जमीन ऑनलाइन हो गया है, तो सब कुछ वो ऑनलाइन सर्च कर लेता है और उनको पता चल जाता है, अच्छा मेरे जमीन में इतना जमीन बिक गया है, इतना का दाखिल खारिज हो गया है, तो वो उसका छानबीन करते हैं और जो भी गलत पाया जाता है उस पर बात भी लाते हैं। तो 3 चीज है, मतलब 18 से अधिक होने चाहिए, दूसरा अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, और अपने टाइटल का ही ट्रांसफर कर रहे हो। देखिए, जो पावर ऑफ अटर्नी है एक तरह से है तो एक दस्तावेज, लेकिन वो इस तरह का दस्तावेज है जो अपने संपत्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार दे देता है। अब इसको हम लोग 2 भाग में समझते हैं। पावर ऑफ अटर्नी का प्रकार क्या है? 2 प्रकार है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी मतलब जो भी अधिकार मेरे पास है, अब हम संपत्ति का मालिक हैं, जो भी अधिकार मेरे पास है वो सारे अधिकार को हम अपने से दूसरे व्यक्ति को, जिसको हम पावर दे रहे हैं, वो सारा अधिकार दे दिया। अब सारा अधिकार क्या क्या हो सकता है?
सबसे पहला अधिकार कि उस जमीन पर काम करने का, खरीद बिक्री करने का, बात करने का, लेन देन करने का जो भी अधिकार मेरे पास है वो सारा अधिकार हम उसको ट्रांसफर कर दिए। उसको हम लोग जनरल पावर ऑफ अटर्नी के रूप में जानते हैं। और ज्यादातर जो यहाँ पर पावर बना हुआ है वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी ही बना है, क्योंकि जो लेने वाले लोग हैं वो इस तरह से लेते हैं कि उनका हम सारा पावर ही ट्रांसफर ले रहे हैं। तो ज्यादातर चीज जो बना वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना हुआ है। और उसको अभी एक सवाल आता है कि उसका अवधि क्या होता है। देखिए, अवधि को लेकर एक डिस्प्यूट है। अगर आप चाहें कि पावर में अपना एक समय निर्धारित करें कि हम इतने समय के लिए पावर दे रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि पावर में कोई अवधि नहीं डला हुआ था। अब कोई अवधि नहीं डला हुआ, इसका मतलब जब तक वो जीवित है तब तक वो पावर जिंदा रहेगा, या जब तक उसको रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो जिंदा रहेगा। मतलब दो कंडीशन हो गया, या तो वो जीवित है तो भी वो जिंदा रहेगा, या वो रद्द नहीं करता है, मतलब जो पावर आप अटर्नी दिए हैं उसको अगर आप निरस्त नहीं करते हैं तब तक वो जिंदा रहेगा। हम लोग निरस्त कैसे करते हैं उस प्रक्रिया में आएंगे, बात करेंगे। अच्छा, अब उसमें एक सवाल आता है कि हम लोग जो लेन देन करते हैं वो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या वो सादा हो सकता है। देखिए, सादा हो सकता है। पावर ऑफ अटर्नी पहले सादा होता था, लोग उसको नोटराइज कराने लगे। अब उसको रजिस्टर्ड करना धीरे धीरे अनिवार्य। आप इसलिए अनिवार्य समझिए क्योंकि अगर आप उसको बेचने जा रहे हैं, अभी बेचने जा रहे हो और आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं, तो क्या होगा, रजिस्ट्री जो ऑफिस है वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि जो रजिस्ट्री आप करने जा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब आप हम पावर लिए एग्रीमेंट के रूप में, अगर हम काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तब तक तो पावर वैलिड होगा। अगर हम नहीं भी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो भी, सिर्फ सादा भी है या उसको नोटराइज कराएं तो भी वो मान जाएगा। हम स्टैम्प पेपर में निकाल लिए, बना लिए, क्योंकि जो पावर दिया जाता है वो उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लिखा हो रहता है। कोई भी पावर जब आप बनाते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। पावर देने के लिए हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। पावर एक तरह का अपना ट्रांसफर है। जो पावर देने वाला है, मतलब हम पावर दे रहे हैं तो हम प्रिंसिपल हुए, जिसको पावर दे रहे हैं वो एजेंट हुआ, मतलब वो एज ए एजेंट मेरा काम करता है। वो पावर मतलब जमीन का मालिक आप उसको मानते हैं, लेकिन वो मालिक है नहीं, वो एजेंट है। क्योंकि अगर कोई फ्रॉडनेस होता है, मान लेते हैं हम 1 एकड़ जमीन का पावर किसी को दे देते हैं, लेकिन मेरा 10 डिसमिल का ही पावर था। अब अगर केस करना होगा 420 का तो किस पे होगा, जो पावर दिया है उस पे होगा। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था ना, हम तो एजेंट हैं, प्रिंसिपल आप हैं। इसलिए जो जमीन के मालिक हैं वो विशेष ध्यान दे, अगर आप पावर दे रहे हैं तो अपने टाइटल से अधिक का नहीं दे, क्योंकि अगर टाइटल से अधिक का दे रहे हैं तो फ्रॉडनेस का जो केस होगा वो आप पर ही होगा। प्रिंसिपल आप ही हैं। अगर एजेंट को पता है, आपको ये साबित करना होगा कि एजेंट को पता है, एजेंट भी फ्रॉडनेस किया है, तब उसको आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा जो लायबिलिटी होगा वो प्रिंसिपल का ही होगा। दूसरा जो पावर का प्रकार है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब किसी कार्य विशेष के लिए दिए हैं। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग लाचार हो जाते हैं, आना जाना नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या है कि उनके पास समय ही नहीं है, बहुत रिच हैं, समय नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, अपना कुछ स्पेसिफिक पावर किसी को देते हैं। जैसे मेरे कोई बातचीत करना है तो वो दे दिए, भाई ठीक है बातचीत करने का अधिकार आपको होगा, लेकिन बेचेंगे हम। तो स्पेसिफिक पावर में क्या होता है कि हम उसको एक सर्टेन अपने पावर का, मेरे पास जो पावर है उसका एक सर्टेन पोजीशन हम ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई ये काम आप कर सकते हैं। वो सब कुछ कहाँ लिखा हुआ रहेगा, पावर में लिखा हुआ रहेगा। तो जो पावर बन रहा है, चूंकि दस्तावेज है तो उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल रहता है, जैसे बोलते हैं दिनांक होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ये सब कंपलसरी चीज है कि जब आप बना रहे हैं तो देने वाले का पूरा विवरण, लेने वाला का पूरा विवरण, गवाह पहचान, उनका सिग्नेचर, डेट, ये सारा कुछ मेंशन, संपत्ति का पूरा विवरण, ट्रांसफर जो हम लोग कर रहे हैं, पावर जो दे रहे हैं वो पावर संदर्भ वो भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। आपको जो प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ वो भी स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका टाइटल साफ हो सके कि जो पावर आप दे रहे हैं वो सही है। तो आज के डेट में अगर आप पावर का लेन देन कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड, अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर पावर ट्रांसफर करने का 10,000 रुपया चार्ज होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को पावर दे देते हैं। हम अपनी पत्नी को पावर दे दिए, वो लेन देन कर रहे हैं। अगर हम अपनी पत्नी को पावर दे रहे हैं तो, और एज ए वाइफ हम आपको पावर दे रहे हैं, तो जब तक हम लोग साथ में तब तक ही पावर का वजूद है। अगर मेरा डिवोर्स हो जाता है या दिवालियापन हो जाता है तो उसका जो है ना वजूद नहीं होगा। अच्छा, जिस समय में ये कानून बना था उसमें एक पार्ट था कि अगर हमको, मतलब एजेंट को ये नहीं पता है कि उसका डेथ हो गया है या दिवालिया हो गया है, तब तक वो कार्य करता रहता था। लेकिन वर्तमान में जो सूचना तंत्र है वो बहुत मजबूत है, लोगों के हाथ में फोन है, तुरंत पता चल जाता है कि उसका डेथ हो गया है।
तो अगर आपको पता चल गया, मतलब नहीं पता का मतलब आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको जानकारी होते हुए अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप फ्रॉडनेस कर रहे हैं। अब एक विषय आता है जो सब लोग, बहुत सारे लोगों के पास ये विषय देखने को मिलता है कि हमको तो सूचना मिला ही नहीं था, इसके बावजूद भी जो पावर जो देने वाले थे, जो दाता थे, उन्होंने क्या किया कि पावर को रिवॉक कर दिया, लेकिन उन्होंने हमने को बताया नहीं कि भाई पावर को रिवॉक कर रहे। तो आप लोग जान लीजिए पहले कि अगर आपको कोई पावर दिया गया है, एज ए एजेंट आपको नियुक्त किया गया है, और जिस तरह से आपको पावर, जिस कार्य के लिए आपको पावर दिया जा रहा है, अगर वहां पर आप कोई भी फ्रॉडनेस नहीं कर रहे हैं, तो फ्रॉडनेस नहीं कर रहे हैं तो आपको नोटिस होना जरूरी है और उसके बाद ही ये निरस्त हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रॉडनेस कर रहे हैं, आप में कहीं ना कहीं आपका फ्रॉड शुरू हो गया है, जो पावर हमको मिला उसमें, उस कंडीशन में हम बिना इंफॉर्मेशन का भी निरस्त करते हैं। बहुत टाइम क्या होता है, आप पावर दे दिए ठग के रूप में। अच्छा, हम लोग ग्रामीण और शहरी पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शहरी लोग हैं जो जमीन को पावर के रूप में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो आपको कितना खर्चा आएगा? मिनिमम 7% आ रहा है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह कोर्ट फी मिला करके। लेकिन जब आप पावर लेने जा रहे हैं तो क्या है, आपका 10,000 रुपया का फी कटा और जो थोड़ा बहुत खर्चा है उसके बाद आप पावर ले ली। लेकिन आपको बता दे कि अगर आप पावर लेकर रह रहे हैं तो ये पावर तभी तक जीवित है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। जैसे ही वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, आपका ये पावर डेथ खत्म हो जाएगा, और जो उनका बच्चा है उस पर आप दबाव नहीं बना सकते कि आपके पिताजी से हम पावर लिए थे इसलिए आप भी दीजिए, क्योंकि पावर का जो लेन देन होता है वो फ्री में होता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप पैसा बचाने के लिए पावर लेकर रखे हुए हैं तो आप इनसिक्योर प्रॉपर्टी रखे हुए, अगर कुछ डेथ हो जाता है या वो नहीं रहते हैं तो आप उस पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, वो संपत्ति आपका चला जाएगा। अच्छा, हम लोग जो अभी वीडियो बनाए संपत्ति के संदर्भ में, देखिए पावर लोग जो है ना पेपर में भी देते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग अभी जो भी बनाए वो संपत्ति में, तो संपत्ति क्या होगा, या तो जमीन होगा या फ्लैट होगा, है ना। तो अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो संपत्ति के संदर्भ में कर रहे हैं, और ये जमीन फ्लैट इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। इससे हट करके भी पावर का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में उसको चर्चा नहीं करेंगे। तो जो ये मुख्तारनामा, याद रखने वाला विषय है, ये जो मुख्तारनामा अधिनियम 1882 है, उसी के अधीन जो है संचालित हो रहा है। अगर अच्छा, ग्रामीण पे हम आपसे चर्चा नहीं की। ग्रामीण का क्या है, बहुत सारे लोग क्या है कि पहले तो नहीं जानते था, बहुत सारे लोग अवेयर हो गए। वो क्या करते थे कि आपको जो है ना थोड़ा सा पैसा दे दिए, आपकी जमीन का वैल्यू 1 करोड़ रुपया, आपको 10-20 हजार रुपया दे दिए और जाके पावर ले लिया। अब ग्रामीण नहीं समझ पाए कि जो हम दिए वो क्या है, वो सोचे कि 10,000 रुपया जो दिया है उसी का पावर वो ले रहा है, क्योंकि वहां पर तो पूछा ही नहीं जाता कि पैसा का लेन देन हुआ है या नहीं हुआ, ये तो फ्री में हो रहा है। वहां जाके पावर दे दिया, अब अगले दिन जो है ना जो पावर लिए थे वो पूरे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा लिए। ऐसा कुछ हुआ है तो आप वाद ला सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह का जो डीड है ना उसका कैंसिलेशन का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, क्योंकि आपने हमको पावर दिया, अब आप खुद से पावर दे रहे हैं, आप स्वस्थ मानसिकता के हैं, 18 साल से अधिक के हैं और अपने टाइटल को ट्रांसफर दे रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, किसी को जमीन बेच दिया, तो जिसको बेचा उसका तो जो है ना ट्रांसफर और प्रॉपर्टी कवर हो गया, मतलब उसके लिए वो प्रॉपर्टी लीगल हुआ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसके लिए सावधान रहें। और अच्छा, एक विषय और आता है जो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर मेरे पास पावर है, अब उस पावर के ड्यूरेशन में हम किसी को एग्रीमेंट कर दिए और आप जो है ना क्या किए, आप जो है जमीन के मालिक थे, आपने क्या किया कि बाद में उसको जो है ना कैंसिल जो है निरस्त किया। अब निरस्त किए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस बीच में हम कितने लोगों को एग्रीमेंट दिए हैं, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत उस पर वाद ला सकते हैं, क्योंकि आप उस बीच में किए। लेकिन जनरली होता है क्या है ना, हम लोग जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको रजिस्टर्ड उसको भी नहीं कराते, अगर रजिस्टर्ड हो जाए तो हम उस पर एकदम से वाद ला सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉडनेस का बहुत संभावना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पेपर बना के रख लेते हैं झूठा सच्चा, तो उसमें क्या होता है, उसको आपको साबित करना भी जरूरत है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो वैलिड हुआ और इसका इन्फॉर्मेशन जो है उसके जो प्रिंसिपल जो है जमीन के उनको है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे आकर सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।